और कोटा हादसे पर बड़ा अपडेट, चंबल नदी से 2 शव और निकाले गए हैं। एसडीआरएफ जो कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था, इनका रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई है। 13 लोगों ने कोटा की चंबल नदी में हुए दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाई। सुबह से ही एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन कर रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सुबह 8 से 9 बजे के बीच में चंबल नदी में एक नाव पलट गई। कुछ लोग तैर के बाहर निकले, कुछ लोगों को बचाया गया, लेकिन 13 लोग ऐसे रहे जो खुशकिस्मत नहीं रहे, इस हादसे में मारे गए। एसडीआरएफ जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाले हुई थी, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। पलटी नाव, मचा हाहाकार। एक नाव 50 सवार, बार बार मौत का सफर क्यों? इस हादसे का जिम्मेदार कौन? चंबल नदी में 50 लोगों से भरी नाव अचानक पलट गई। चंबल में चीख पुकार मची। मौत के मुंह तक पहुंचे 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई, लेकिन कई जिंदगियों पर मौत ने अपना शिकंजा कस दिया। इस हादसे की सूचना पर फौरन एनडीआरएफ और एसटीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लोग उस नाव में सवार थे और 14 मोटरसाइकिलें थी। एकाएक होता क्या है कि एक बच्चे को पीछे की तरफ पानी भरता हुआ दिखाई देता है और बच्चा चिल्लाकर कहता है कि सर उसमें पानी भर गया। तो जितनी भी सवार है तो पीछे की ओर जाना प्रारंभ करती है। इस प्रकार से नाव का बैलेंस बिगड़ जाता है और अनियंत्रित होकर के मौत के सफर में कई जिंदगियां खामोश हो चुकी हैं। तो अब डीएम साहब आगे लापरवाही को रोकने की बात कह रहे हैं। रेस्क्यू चल रहा, ज्यादा करने की स्थिति में नहीं, लेकिन आगे नहीं हो, इसमें लाइफ जैकेट हो या अप्रूव्ड हो इनकी नावें, या कोई नॉर्म्स हो गए, कितने पैसेंजर फिक्स है उसमें, उतने उस पर लिखा हुआ हो, ऐसे ढंग से कुछ कार्रवाई करेंगे और गांव वालों का भी सहयोग लेंगे कि इससे ज्यादा नहीं बैठे और उस पर करके करेंगे। इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति सीएम गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। सीएम ने ट्वीट में लिखा, कोटा में थाना खातोली क्षेत्र में चंबर डिबरी के पास नाव पलट जाने की घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सीएम ने कोटा प्रशासन से घटना की जानकारी ली और मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया। तो वहीं कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी नाव हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। चंबल नदी के नाव उलटने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से इस हादसे ने मुझे बहुत पीड़ा दी है। मैं हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना को आइए अब आपको बताते हैं कि चंबल नदी में नाव का सफर कैसे मौत का सफर बन गया। लेकिन कई लोगों का नाव से सफर आखिरी सफर बन गया। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नाव में क्षमता से अधिक लोगों को क्यों बैठने दिया गया। चांदा और गोठरा गांव के बीच चंबल नदी में आखिर बार बार मौत का सफर क्यों हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने अनफिट नाव की जांच शुरू कर दी है। दस्तावेज नहीं होने पर नावें सीज होंगी। नारायण सिंह को खतौली थाने का कार्यवाह प्रभार सौंपा गया है और जो लोग इस हादसे में मारे गए लोगों की मौत के जिम्मेदार होंगे उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि अनफिट नावें नदी में उतर ही क्यों नहीं थी, उन्हें समय से पहले ही क्यों नहीं जांचा गया। अगर ऐसा हो जाता तो यह हादसा सामने नहीं आता। लेकिन अब
कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। ग्रामीण पुलिस ने अनफिट नावों की जांच शुरू की है। दस्तावेज नहीं है तो नावें सीज होंगी। और इस हादसे के बाद कुछ गंभीर सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है, जिसके जवाब सामने आना बेहद जरूरी है। एक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग क्यों बैठे? यह नाव ओवरलोडेड थी, ऐसा कैसे होने दिया गया? लोगों का भी ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? बार बार हादसे सामने आते हैं, इसके बावजूद भी हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? प्रशासन हादसों पर ध्यान क्यों नहीं देता? और नाव चालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और सहयोगी शाकिर, जो कि लगातार इस खबर पर कल हादसे के बाद से ही निगाह बनाए हुए हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, देखिए, जो हादसा हुआ वो बेहद दर्दनाक था, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद जब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो खत्म हुआ तो कार्रवाइयां कुछ इस तरह से चालू हुई जैसे किसी फिल्मों में होती हैं। पहले से कुछ नहीं, अब जी बिल्कुल स्वप्निल, अगर ये पहले से ही ये तमाम चीजें होती तो इस तरह का हादसा ही नहीं होता। और ये कोई पिछले कई दिनों से इस तरह से नावों का संचालन किया जा रहा है। 1.5 दर्जन से ज्यादा नावें उस इलाके में चलती हैं और कई सारे लोग, यानी कम से 3 से ज्यादा हजार लोग जो है हर रोज उन नावों में बैठ करके जाते हैं और वापस आते हैं। कोई सुविधा, कोई सुरक्षा के मापदंडों का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन अब हादसा हो गया है तो उसके बाद एक्शन भी लिया जा रहा है। कल जो है 4 अधिकारियों को जो है एपीओ भी किया गया है कि उनको जिम्मेदार माना है इसके लिए। लेकिन जो मौका है वहां तक कोई सरकारी कर्मचारी हमें नहीं लगता कि रोज पहुंचता होगा, क्योंकि जिस तरह से नावों का संचालन किया जा रहा है उस जगह पर पहुंचने में भी जो है खासी परेशानी कल रेस्क्यू दलों को भी हुई और मीडिया कर्मियों के साथ साथ तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे उन सबको हुई। तो जो अधिकारी उस इलाके के हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सर्च करने या चेक करने भी उस इलाके में नहीं पहुंचते होंगे, ये हम पक्का कह सकते हैं। लेकिन अब घटना हो गई है, पूरी 13 लोगों की जान चली गई है, तो अब जरूर एक्शन लिया जा रहा है। अब नावों की फिटनेस भी चेक की जा रही है। पुलिस की एक टीम जो है अब ये जिन इलाकों में नावों का संचालन किया जा रहा है वहां पर नावों को फिटनेस को चेक करेगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन उनका है या नहीं है तो उनकी नावों को सीज किया जाएगा। सुरक्षा मापदंड कितने उन्होंने अपनाए हुए हैं, इन तमाम चीजों को जो है चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो है कल जो घटना हुई है उसके बाद जो नाव चालक हैं और उसके जो साथी हैं, 5 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लोगों की जान जोखिम में डालने का मामला दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, उसके लिए भी टीमें जो है गठित कर दी गई है। लेकिन ये सब काम पिछले कई सालों से चल रहा था और इस पर कोई निगरानी नहीं रखी जा रही थी। और आगे भी क्या इतनी तैयारी के साथ में प्रशासन हमेशा रहेगा, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हादसे होते हैं उसके बाद प्रशासन एक्शन लेता है। शाकिर, मेरे हिसाब से अगर प्रशासन के लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि उनके हिसाब से करीब कितनी नावें हो सकती हैं इस इलाके में जो कि संचालित हो रही हैं, एक तो इसका जवाब अगर प्रशासन दे देता है तो फिर मानना पड़ेगा कि चलिए उनकी कार्रवाई सही रास्ते की ओर बढ़ रही है। कल आपने भी देखा, हो सकता है जो नाविक हैं वो नाव को या तो किनारों पर लाकर बांध देते होंगे या किनारे पर आकर थोड़ा अंदर लाकर, या हो सकता है छोटी नाव वाले उन्हें उठाकर और दूर तक ले जाते हों। ऐसे में नावों तक पहुंचना, नाविकों तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क होगा। मोटे तौर पर कोई एक संख्या का अंदाजा तो प्रशासन लगा रहा होगा। जी बिल्कुल। और स्वप्निल, एक बात और है कि उन क्षेत्रों में जो है बजरी का अवैध खनन भी होता है, तो वो जो नावें हैं वो बजरी के खनन के लिए भी काम में ली जाती हैं और कुछ नावें जो हैं वो सवारियां दूसरे जिले में दूसरे छोर पर ले जाने के लिए भी काम में ली जाती है। तो कुल मिलाकर के जो बुनियादी स्तर पर इस पर जब भी अंकुश लग सकता है, जिन जिम्मेदार विभागों के पास ये महकमा है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि नदी क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को कैसे रोका जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए, वो कहीं ना कहीं उस पर मुस्तैदी से काम करें, अंकुश लगाएं, तब जाकर के इन पर विराम लग सकता है। वरना इस हादसे के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा से जो है इस तरह से नावों का संचालन फिर से होने लगेगा कुछ दिन बाद, और ऐसे ही ओवरलोडेड नावें जो है वो नदी पार करके उस ओर जाएंगी, या अवैध बजरी का जो खनन है वो भी लगातार जारी रहेगा। अभी पुलिस महकमे के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी नजरें उस क्षेत्र पर जरूर है, लेकिन कुछ दिन बाद जब रवैया
वापस से ढीला हो जाएगा तो ये अवैध गतिविधियां वापस से शुरू हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया शाकिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है। श्रीनगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा नंबर की एक गाड़ी से अफीम बरामद की गई है। नाकेबंदी के दौरान तलाशी ली गई तो यह अफीम मिली। 850 ग्राम अफीम बरामद की गई है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्रीनगर थाना पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी जिसमें गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी और इसी नाकेबंदी में तलाशी के दौरान एक हरियाणा नंबर की गाड़ी से 850 ग्राम अफीम बरामद की गई। साथ ही 2 लोग गिरफ्तार किए गए। और जयपुर के अंबावाड़ी नाले में हादसा सामने आया। देर रात नाले में एक कार गिर गई जिसमें एक महिला और एक बच्चा था। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और इनका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और कार को भी आप देख पा रहे हैं जो कि नाले में गिर गई। इस कार में एक महिला और एक बच्चा सवार था। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन्हें बचाया, इनका रेस्क्यू किया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, पूरी खबर। कल रात करीब 1 बजे की घटना है जब एक महिला अपने बच्चे के साथ में विद्याधर नगर से आ रही थी। इस दौरान अंबावाड़ी नाले के जब वो गुजर रही थी, इस दौरान बताया जा रहा है कि एक गाड़ी के आगे एक जानवर आ गया जिसको बचाने के चक्कर में महिला ने, क्योंकि वो रोड जो है वो बहुत सकरा है, इस लिहाज से महिला ने अपनी गाड़ी जो है वो नाले में डाल दी और इसी दौरान पीछे से गाड़ी आ रही थी जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान जो है वो मौजूद थे। उन्होंने गाड़ी जो है वो नाले में गिरती देख तुरंत जो है वो महिला और उसके बच्चे को जो है वो बचा लिया, नहीं तो जनहानि हो सकती थी। बाद में शास्त्री नगर थाना पुलिस को इसकी पूरी सूचना मिली और उसके बाद सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाकर गाड़ी को भी बाहर निकाला गया। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं फिल्मी अंदाज में चेजिंग की, यानी पीछा करने की, जिसने कुछ ही देर में पूरे नागौर में दहशत मचा दी। हुआ दरअसल कुछ यूं कि पुलिस को एक कंटेनर में अवैध शराब होने की सूचना मिली, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने सड़क पर नाकेबंदी की। लेकिन देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, कंटेनर चालक नाकाबंदी तोड़ते हुए भाग निकला और फिर शुरू हुआ फिल्मी स्टाइल में कंटेनर का पीछा। शहर की सड़कों पर कंटेनर चालक कंटेनर को भगाता रहा और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रहीं। इस फिल्मी स्टाइल चेज का लोग जगह जगह वीडियो बनाते रहे। करीब 100 किलोमीटर तक कंटेनर का पीछा किया गया। आखिरकार सीकर के पास कंटेनर बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरा, तब जाकर पुलिस ने कंटेनर चालक को दबोचा और कंटेनर को जब्त किया। देखिए, 3 तस्वीरों में देखिए कैसे नागौर की सड़कों पर यह फिल्मी सीन सा नजर आया। ये सब कुछ असलियत में हो रहा था। ऐसा समझ लीजिए कि कंटेनर चालक, जिसके बारे में सूचना मिली थी कि अवैध शराब इस कंटेनर में भरी है, वो ठीक किसी फिल्म के सीन की तरह घबराकर गाड़ी दौड़ाता नजर आया। पुलिस पीछे पीछे, चोर आगे आगे। ये चोर पुलिस का खेल काफी देर तक चलता रहा। कंटेनर सड़कों पर दौड़ता रहा। लगभग 100 किलोमीटर तय करने 100 किलोमीटर तक कंटेनर चालक इन्हें गच्चा देता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी स्पीड बढ़ाकर कभी मोड़ काटकर, और फिर खुद ही उससे गलती हुई और वो कंटेनर का बैलेंस नहीं रख पाया और उसकी गाड़ी, कंटेनर बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई, तो उसे रुकना पड़ा। तब जाकर पुलिस उसे पकड़ पाई। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए खत से खलबली।
तमाम कोशिशों के बावजूद सूबे की सियासत में कांग्रेस के लिए कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब एक लेटर बम से बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक का सीएम गहलोत को खुला खत। भ्रष्ट मंत्री को रखने की क्या है जरूरत? खत से मची खलबली। सीएम गहलोत को लिखे कांग्रेस विधायक भरत सिंह के इस खत ने सूबे का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पूर्व मंत्री और कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार के एक मंत्री को माफिया ऑफ करप्शन करार दिया। आइए सीएम को लिखे भरत सिंह के खत पर गौर फरमाते हैं। भरत सिंह ने लिखा है, समाचार पत्रों में पढ़ा है कि आपने प्रभारी मंत्रियों के जिलों में फेरबदल किया है। इसका कितना लाभ होगा उसे परखने में समय लगेगा। आवश्यकता तो ये है कि आपके मंत्रिमंडल में सबसे भ्रष्ट मंत्री को जनता में संदेश भिजवाने हेतु कृपया बर्खास्त करें। एक बार पहले मुख्यमंत्री रहते आप उनको हटा चुके हैं। ये मंत्री भ्रष्टाचार के माफिया हैं। इनका नाम लिखना आवश्यक नहीं समझता हूँ। गंदगी की बदबू नजदीक के लोगों को ज्यादा दुर्गंध देती है। भरत सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं और उनका व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकता है। मैं इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। अपनी अपनी हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति लिखने के लिए कहने के लिए स्वतंत्र है। कहा जा रहा है कि भरत सिंह ने खान विभाग के मंत्री प्रमोद जैन भाया को इशारों ही इशारों में निशाने पर लिया है। गौरतलब है कि 2008 से 2013 वाली गहलोत सरकार में उस वक्त अंता से विधायक रहे प्रमोद जैन भाया सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री थे। वर्तमान खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने मंत्री पद से हटा दिया था। प्रमोद जैन भाया भले ही भरत सिंह के खत को उनका निजी विचार बता रहे हैं, लेकिन इस खत ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका मुहैया करा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है कि ये खत बीजेपी ने नहीं लिखाया है। कहां तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की देखरेख में सब कुछ नॉर्मल होने की उम्मीद जताई जा रही थी और कहां लेटर बम ने सियासी बवंडर पैदा कर दिया। बहरहाल भरत सिंह की चिट्ठी से पैदा हुई सियासी गर्माहट के बीच खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की, जिसके गहरे मायने तलाशे जा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और जयपुर से सहयोगी गोवर्धन चौधरी और कोटा से सहयोगी शाकिर अली इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, एक पुराना गाना है, पूरी तरह तो सटीक नहीं बैठता, लेकिन न जाने क्यों वो गाना याद आ रहा है। लिखे जो खत तुझे हजारों रंग के फसाने बन गए। बिल्कुल, देखिए यही कहावत चरितार्थ होती हुई इस पूरे प्रकरण में दिख रही है। लेकिन भरत सिंह ने जिस तरह से लेटर बम फोड़ा है कांग्रेस में, ये नया मामला नहीं है। इससे पहले भी भरत सिंह कई चिट्ठियां प्रमोद जैन भाया को लेकर के लिख चुके हैं। हालांकि चिट्ठी में उन्होंने सीधे तौर से प्रमोद जैन भाया का नाम नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो इशारे किए हैं, और कल प्रमोद जैन भाया ने उस पर बयान दिया, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया कि उनका इशारा किसकी तरफ था। देखिए, ये जो पूरी लड़ाई है प्रमोद जैन भाया बनाम भरत सिंह की, अब ये आगे हाड़ौती की पूरी जो सियासत है उसकी लड़ाई बनती हुई दिख रही है। भाया के खिलाफ भरत सिंह पहले से मोर्चा खोले हुए थे और एक मोर्चा 12 में एक युवा नेता नरेश मीणा ने भाया के खिलाफ मोर्चा और खोल दिया है। कल प्रमोद जैन भाया ने सचिन पायलट से मुलाकात की और उसके बाद पायलट से मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए गए। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पायलट से जो मुलाकात की उसमें उन्होंने नरेश मीणा को लेकर के शिकायत की है, क्योंकि नरेश मीणा सचिन पायलट के समर्थक हैं और नरेश मीणा ने जिस तरह की लैंग्वेज भाया के खिलाफ इस्तेमाल की, सोशल मीडिया में अभियान चलाया, उसको लेकर के प्रमोद जैन भाया ने सचिन पायलट को पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया।
उसके बाद वो उन्होंने यही जो चीज है, चाहे भरत सिंह का लेटर हो, चाहे नरेश मीणा का अभियान हो, उसको लेकर के सीएम को भी अवगत कराया। लेकिन इस सब चीजों के बीच हाड़ौती की पूरी सियासत है वो अब गर्माती हुई दिख रही है। एक तरफ प्रमोद जैन भाया है तो दूसरी तरफ उनके विरोधी खड़े हुए हैं। हालांकि प्रमोद जैन भाया को हाड़ौती की राजनीति में कांग्रेस के सबसे जनाधार वाले नेताओं में उनको माना जाता है और उनके पीछे अभियान छेड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनके जनाधार को और उनके दबदबे को ही वो जा रहा है। अब ये देखना होगा कि उस पूरे मसले में जो सियासी गर्माहट आई है वो किस कदर क्या मोड़ लेती है, ये अभी कहना जल्दबाजी है। लेकिन भाया के जो विरोधी हैं वो जरूर एकजुट होते हुए दिख रहे। कई फ्रंट पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हालांकि अगर जनाधार को लेकर के देखा जाए तो अब भी जो भाया की गिनती है वो जनाधार वाले नेताओं में हाड़ौती चल रही है। जानकारी के लिए मैं शाकिर से बात करना चाहता हूं। शाकिर, देखिए, जब किसी की किस्मत खराब चल रही होती है तो कहा जाता है कि ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट सकता है। हाड़ौती में किस तरह से समर्थक वर्सेस समर्थक का दंगल नजर आ रहा है? और कांग्रेस की तो किस्मत खराब चल ही रही है, ये दिख रहा है। ये स्वप्निल, ये सियासी जो है भूचाल तो आया हुई है, लेकिन इसके पीछे एक वजह और मैं आपको बता दूं जो इसकी बड़ी वजह जो समझ में आ रही है। भरत सिंह जो है शुरू से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं, राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड के वो सदस्य भी हैं और लगातार पर्यावरण और वन्य जीवों को लेकर वो आवाज उठाते रहे हैं। तो सोरसन अभ्यारण्य जो है वो फिलहाल वो 12 जिले में आता है, लेकिन भरत सिंह जी का गांव वहां से नजदीक है और सोरसन अभ्यारण्य के बचाने को लेकर के वहां पर गोडाउन पक्षियों को स्थापित करने से लेकर के और उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित करवाने तक में जो है पूर्व मंत्री भरत सिंह का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरह से वहां पर जो अवैध गतिविधियां हो रही है और वो 12 जिले में क्योंकि आता है, तो ऐसे में जिम्मेदारी पूरे 12 जिले के जो मंत्री हैं उन पर बनती है। तो भरत सिंह इस बात का पिछले कई दिनों से विरोध जता रहे हैं कि जो पर्यावरण के हिसाब से, इसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिहाज से वहां पर जो काम नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर अवैध गतिविधियां हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, इसकी शिकायत वो इससे पहले भी कर चुके हैं क्योंकि वहां पर अवैध खनन जैसी गतिविधियां हो रही है। इन सब के बीच 2 बार वो लेटर लिख चुके हैं और ये बात नहीं है कि वो लेटर सिर्फ भरत सिंह ने ही लिखा है। इससे पहले प्रमोद जैन भाया ने भी एक लेटर जो है केंद्रीय मंत्री को लिखा था। उसमें ये जाहिर किया था कि सोरसन जो अभ्यारण्य क्षेत्र है वहां पर गोडाउन पक्षी नाम की कोई चीज फिलहाल नहीं है, ऐसे में वहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया जाए। इस तरह का लेटर जब भरत सिंह को जब इसकी जानकारी मिली थी तो उसके बाद में उन्होंने और ज्यादा से फिर विरोध करना शुरू कर दिया था और अब वो खुलकर जो है अपना जो लेटर है उन्होंने सीएम को लिखा है और नाम भले उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन प्रमोद जैन भाया उनके निशाने पर है कई दिनों से। इससे पहले भी क्योंकि सांगोर क्षेत्र में अवैध बजरी का खनन होता था पहले, उस पर भरत सिंह के विधायक बनने के बाद इस बार वो रोक लगा दी गई। तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने ही जो है उनको ये कहा कि हमारे नेता ईमानदार हैं, इसलिए हम जो है हमारी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है और पास के जिले में 12 जिले में खूब अवैध खनन हो रहा है। तो ये सब बातें काफी दिनों से चल रही है और दोनों ही नेता जो है वो अपना आप में अपनी अलग छवि रखते हैं। प्रमोद जैन भाया जो है वो 12 जिले की चारों विधानसभा जो सीटें हैं उस पर उनकी ताकत जो है मजबूत ताकत है। फिलहाल जो 2 विधायक उनके साथ 2 विधायक और हैं वो जो है प्रमोद जैन भाया के ही विधायक माने जाते हैं। लेकिन भरत सिंह की जो छवि है स्पष्टवादी बेबाक छवि, इसके साथ साथ वो ईमानदार छवि के किसान नेता हैं। तो उनका जब भी वो कोई लेटर लिखते हैं तो उसको गंभीर माना जाता है और गंभीरता से उसको लिया जाता है। हालांकि इस बार वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, लेकिन उनका जनाधार जो है वो कोई कम नहीं हुआ है और उनकी पहचान जो है उसमें कोई कमी नहीं आई है, उनकी छवि में कोई कमी नहीं आई है। तो ये लेटर जो है अपना आप में हाड़ौती की राजनीति में भी बवाल कर रहा है। दोनों नेताओं के जो समर्थक हैं वो अपने अपने और गोवर्धन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए हाल ही में लगभग पार्टी 2 धड़ों में बटते बटते बची है। कहते हैं कि अगर खटास रह जाए तो आप कितना ही रिश्ता जोड़ लीजिए, गांठ उसमें रह जाती है। वो गांठ किसी भी ओर ले जा सकती है। क्या ये वही गांठ पड़ी हुई देखी जाए? इसमें जो गुटबाजी है वो कोई नई बात नहीं है और इस गुटबाजी का असर प्रदेश लेवल से लेकर और जो ग्रास रूट स्तर का कार्यकर्ता है वहां तक उसका असर दिखता है। ताजा जो प्रकरण है उसमें गुटबाजी का असर तो है ही है।
अब जो प्रमोद जैन भाया और उनके जो तमाम विरोधी हैं, उन्होंने एकदम से ये अभियान छेड़ दिया है। इसमें हालांकि सचिन पायलट गुट एक तरफ है, सचिन पायलट के समर्थक एक खेमा है, वो भाया के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। उसके अलावा भरत सिंह जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं सांगोद से, उन्होंने अलग से अभियान छेड़ रखा है। तो ये जो पूरी जो कल की मुलाकात है, चाहे सचिन पायलट से प्रमोद जैन भाया की मुलाकात हो, ये इसको केवल एक कारण से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। एक सामान्य मुलाकात इसको कतई नहीं कहा जा सकता। जिस तरह का जो सियासी संकट बीच में चला था और एक वर्टिकल डिवीजन पार्टी में होता हुआ दिख रहा था, उसके साइड इफेक्ट्स अब दिख रहे हैं। जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं उसको उस पूरी घटना का अब साइड इफेक्ट मान रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कई बार पर्दे के पीछे से लड़ाइयां लड़ी जाती है और यह जो लड़ाई है प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जो अभियान है, इसको इसी पर्दे के पीछे की लड़ाई से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन कारण जो भी हो, इसका सीधा जो असर है वो कांग्रेस की सेहत पर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार है तो एक तरफ संगठन है। इन दोनों ही चीजों में अगर किसी का नुकसान होता है तो जरूर वो कांग्रेस को माना जाएगा, क्योंकि हाड़ौती में चाहे भरत सिंह हो, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, या उनके खिलाफ जो खड़े हैं वो सारे के सारे हैं तो एक ही पार्टी में, और पार्टी के भीतर जब कलह मची हुई है तो नुकसान कांग्रेस को होना स्वाभाविक है। जी शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।